नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। दमदार में आज हम एक बेहद दमदार नेता के साथ बात करने जा रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि कई विद्याओं के जानकार हैं। क्या ज्योतिष, क्या इंजीनियरिंग, क्या पॉलिटिकल साइंस, मतलब मैं क्या क्या बताऊं। सुधांशु जी, पहले तो इंडिया डेली पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुधांशु जी, लोगों के मन में आजकल यही सवाल होता है कि सुधांशु जी कब कौन सी बात बोल जाएं जिसकी दुनिया भर में चर्चा होने लगे। आपको क्या लगता है, मतलब जब से मैंने देखा कि बहुत कम उम्र में आप जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिए गए थे, मुख्यमंत्री के आप सलाहकार रहे, राज्यसभा के आप सदस्य रहे, उसके अलावा आप प्रोफेसर रहे, इतनी सारी विद्वता एक साथ, और अब आप उसका पूरा इस्तेमाल जो है वो राजनीति में कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो आपने बात कही, बचपन से मेरी रुचि इन विषयों में थी, जी। तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो सही चीज़ है उसकी तरफ उत्तरोत्तर बढ़ते गए। छात्र जीवन से ही संघ के माध्यम से इसकी विचारधारा, फिर भारतीय जनता पार्टी में आना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारा यह कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है, चाहे राजनीतिक पक्ष हो या वैचारिक पक्ष, वो सही है, तो सही को डिफेंड करना उतना कठिन नहीं है जितना कि इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना, जो अक्सर हमारे विरोधियों को करना पड़ता है। और उसके लिए मेरे मन में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान दोनों है कि वो कितनी दृढ़ता के साथ और कितनी अंदर अंदर ग्लानि भाव के साथ कई बार डिफेंड करते होंगे। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है, हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, वहाँ पे कल उनके ही सदस्य, कांग्रेस के एक सदस्य ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, कहा कि भाई यहाँ पे कोरोना काल में इतनी सारी मस्जिदें बन गई जिनकी डिटेल ही नहीं है, वहाँ पे बाकायदा आंदोलन चलना शुरू हो गया। अब आपने जो ये बात कही, जी। तो ये अपने आप जो मैंने कहा था उसकी तस्दीक आपने खुद ब खुद कर दी। अब बताइए, जो हिमाचल का मुद्दा है, जी। वहां के मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहां पर केवल 190 लोग थे जनगणना के अनुसार और सडनली 1900 हो गए। जी। और उसके बाद कांग्रेस में सभी के मुंह के ऊपर दही जमा हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवैसी उस पर कमेंट ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये सरकार है या बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब उनकी कांग्रेस से अपेक्षा है कि हर गैर कानूनी गतिविधि का समर्थन किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा प्रेरित, कैडर आधारित पार्टी है और हमने अपने विचार को एकदम स्पष्ट रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से लेकर और मोदी जी के समय तक, और उत्तरोत्तर आगे बढ़े। और मोदी जी ने जब शक्ति मिली तो उसको पूरी तरीके से फ्रक्टिफाई किया। 51 में हम बने, 73 साल में आप एक हमारा आइडियोलॉजिकल मुद्दा, एक वैचारिक मुद्दा ऐसा नहीं बता सकते जिसमें हमने स्टैंड चेंज किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कांग्रेस एक ऐसा मुद्दा नहीं बता सकती जिसपे स्टैंड चेंज न किया हो, या दूसरे दल एक मुद्दा नहीं बता सकते जिसपे स्टैंड न चेंज किया हो। नहीं सर, तो बस आजकल सर वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना को लेके आपका जो पार्टी का जो मत है, आप देखिए राहुल गांधी अभी जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो सरकार है वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, यही हर बार बयान दे रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने कहा। देखिए, यहां पर दोनों बात स्पष्ट कर दें। पहली बात, गृह मंत्री अमित शाह जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना के अगेंस्ट में नहीं हैं, हम उसको कराने के पक्ष में हैं। उचित समय पर उचित परिस्थिति में हम करवाएंगे। और अभी तक जातिगत सर्वे एक ही राज्य में हुआ, बिहार। अब कौन सच बोलता है? आपने चुनाव के दौरान दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें कि राहुल गांधी जी बड़े आक्रामकता और आवेश में यूं करके कह रहे हैं, देखो भैया, हमने तो नीतीश कुमार से कह दिया कि आपको कास्ट सर्वे तो कराना पड़ेगा। जबकि फैक्ट ये है कि कास्ट सर्वे का निर्णय बिहार की कैबिनेट में जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। बताइए। अगस्त के मध्य में जदयू का गठबंधन भाजपा से टूटा और राजद की सरकार बनी, तो गणना शुरू अगस्त के बाद हुई। अब बताइए, निर्णय हुआ भाजपा जदयू की सरकार में, और क्रेडिट तो आज तक किया भी हमने है और करने की बात हम कर रहे हैं। और अगर इसके विपरीत हम पूछें तो ये रुकवाया किसने था 1951 में? नेहरू जी ने। तो उसका जवाब इसके अगेंस्ट में कौन था? इंदिरा जी। अब अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक ऑडियो सुना सकता हूं। हाँ, एकदम सुनाइए प्लीज। और उससे एकदम विषय जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि कौन किस मामले के ऊपर तो किस प्रकार का नहीं, लेकिन राहुल जी इस ऑडियो का जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, देखिए, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब
अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। तो ये बात ये इंदिरा गांधी जी 15 अगस्त 1983 को लाल किले की प्राचीर से बोल रही हैं। बताइए राहुल गांधी जी, आपके दादी सही या आप सही? दिसंबर 1990 में राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आप बताइए, आपके पिताजी सही या आप सही? और 1951 में नेहरू जी ने बंद करवाया, आप सही या आपके पिताजी के नाना जी सही? अब आइए, आप खुद कितने सही? मैं पूछना चाहता हूं 2014 में जी, जो आखिरी कैबिनेट मई 2014 में रिजाइन की है मनमोहन सिंह के, कितने ओबीसी थे उसमें? हाँ, ये भी चैलेंज बड़ा करके सवाल 4 बता दें, 2 नहीं बता सकते। मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ वीरप्पा मोइली थे। तो आप सही 2014 से पहले के आप सही या अब सही? तो आपको लगता है कि ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं ड्रामा इस पे किया जा रहा और है, झूठ? स्पष्ट आपको बता जी, रहा हूं। एग्जैक्टली। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितने ओबीसी और एससी थे? ये अभी हम आप सही या वो सही? अब आप ये बताइए, इसके साथ साथ राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने? अच्छा चलिए, अभी सीडब्ल्यूसी का जनगणना हुई 2011 में, भारत सरकार में 140 सेक्रेटरीज थे, 2 एसटी, 0 एससी। जनगणना के वर्ष में बताइए, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बने, उनका बैच क्या? 1987 बैच के में जो लोग आईएएस में इंटर किए वो लोग बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उस समय तो आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए ना कितने एससी एसटी ओबीसी थे। अब यहां पर मैं एक आपको गंभीर बात बताना चाहता हूं, दर्शकों को समझना चाहिए। आपने 2021 से पहले कभी नहीं सुना होगा कि राहुल गांधी, ये मैं एक फैक्ट रख रहा हूं, दर्शक अपने आप निर्णय लें, कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर अपने आप समझ में आने वाली बात है। देखिए, जैसे जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसका बेटा है जोनाथन सोरस, उसकी फाउंडेशन का मुझे नाम उतना ध्यान नहीं है। एक यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट है जिसका नाम है क्रिस्टोफर शार्लॉट, जिसने 2021 में एक प्रोजेक्ट लिया है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और मुस्लिम्स की उसमें क्या स्थिति है। देन ही टुक अप द प्रोजेक्ट कि कास्ट सेंसस के ऊपर हमें जोर देना है, यानी बहुत साफ है कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को काउंटर करने के लिए कास्ट सेंसस करना है 2021 में, इसकी बाकायदा फंडिंग है। और सडनली 2021 के बाद यह विषय उठ जाता है। तो ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, तो आपको क्या ये लगता रशिया है? की मैगजीन स्पुतनिक ने भारत के चुनाव परिणाम 4 जून आने से पहले चुनाव के दौरान ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अब मुझे लगता है इसके बाद दर्शक अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति ये कह रहा है, भाई तुम अपने पुरखों की, अपनी पार्टी की, अपने परिवार की, किसी की नहीं सुन रहे, तीनों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, और आपकी मंशा क्या है? मतलब इंदिरा जी का वीडियो सुनने के बाद तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मैं इसमें एक लाइन और पहले आपसे पूछ लेता हूं कि आपको नहीं, मैं क्या ये लगता है पहले कि ये कह दूं, साजिश हाँ जी, ये दर्शक अपने आप तय करें। जिन लोगों ने आज तक हमेशा ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1953 में बनी, 1955 में आई, 77 तक सरकार रही, उस पर बैठे रहे। 78 में मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट आई, 89 तक ये बैठे रहे। और जिन्होंने कभी भी 2004 से 14 तक उसे लागू नहीं किया, अपने पार्टी के अंदर कभी लागू नहीं किया उन चीजों को, वो अगर सडनली कहने लगे तो साजिश शक नजर आती बड़ा गहरा होता है। और इंदिरा जी का वीडियो सुनने के बाद तो मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, और लुटिया सारी डुबो दई है, कैसा किया कमाल। जब पार्टी को आप पूरी तरीके से रसातल में ले आए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप बाहर जाते थे विदेशों में और कहते थे कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका और यूरोप चुप क्यों हैं, बाहरी जा के बात करते थे, तो मन में शक बहुत गहरा होता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें बहुत स्पष्ट आई। और ये मैं कांग्रेस से ही कहना चाहता हूं, आप ही तो कहते हैं ना कि विदेश में छपी रिपोर्ट पे ध्यान दो भाई, तो ये तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आप कहते थे, मैं तो कह रहा हूं रशियन गवर्नमेंट ने पहली बार ऑफिशियली बोला भारत का पिछला चुनाव एकमात्र चुनाव था जिसमें 7 समुंदर पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए, और
विदेशों में अखबार और मीडिया संस्थान नहीं, पहला मौका था जब रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ये स्टेटमेंट दिया है कि बाहर से हस्तक्षेप हो रहा है, और व्हाइट हाउस ने उसका खंडन किया है। हाँ, नाम लिया, नाम लेकर कहा, व्हाइट हाउस ने उसका खंडन किया है। इतिहास में बहुत बड़ी बात जो है। दर्शक देख रहे हो, भारत के इतिहास में आज तक जितने चुनाव हुए 52 से आज तक कभी ऐसा हुआ हो तो बता दें। तो मुझे लगता है इन सारी बातों को देखकर दाल में कुछ गहरा काला नजर आता है। पूरी दाल ही काली है। गहरा काला नजर आता है। ये संघ की प्रतिबद्धता दर्शाता है कि कैसे समाज के हर वर्ग को साथ में लेना, और एक इनका है कि सिर्फ साथ में सिर्फ परिवार को लेना है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट से रिजाइन किया, तो किसी एससी या ओबीसी को क्यों नहीं दे दिया? अमेठी सीट उन्होंने छोड़ी, रायबरेली से लड़े, तो एक प्रकार से उनके पास 3 सीटों पर निर्णय करने का समय था, अमेठी, रायबरेली और वायनाड। तो एक तो उन्होंने खुद लड़ी, बची 2 में से एक किसी एससी को दे देते, एक ओबीसी को दे देते ना, एक अपने सहयोगी को, एक मेरी बहना को। और यही देखिए इन सारी जातिवादी पार्टियों का है, जो कहते हैं जातिगत गणना की बात। अब देखिए लालू प्रसाद यादव जी, उनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? मैं पहले मेरा साला, याद है शुरुआती दौर में उनके साले का, जी जी, फिर मेरी बीवी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी, फिर मेरा दूसरा बेटा, खत्म। आइए समाजवादी पार्टी में तो क्या, मुलायम सिंह जी, पहले मेरा भाई शिवपाल, फिर मेरे दूसरे भाई प्रोफेसर राम गोपाल, फिर मेरा बेटा अखिलेश, फिर मेरी बहू डिंपल, फिर मेरा भतीजा धर्मेंद्र, फिर मेरी दूसरी बहू, खत्म। यानी सिर्फ जातिवाद का चूरन देना है और परिवार को सत्ता संपूर्ण लेना है, ये उनका उद्देश्य। तो उनकी सोच ये है कि सिर्फ राजनीति का प्रयोग करना। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, खासकर जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के दर्शक देख रहे हो, जिन जिन लोगों ने गरीब गुरबा की बात कही है, वो देखते देखते चंद सालों में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। वही नेता, वो दक्षिण भारत में डीएमके से लेके उत्तर भारत में मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जी तक, आज गरीब गुरबा की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव जी का परिवार सबसे अमीर परिवार है बिहार का। नहीं, लेकिन सुधांशु जी वो ये भी कहते हैं, यानी ये दर्शाता है कि चूरन देना है और सब कुछ खटाखट कर अपनी जेब में करना है, खटाखट इधर लेके आना है ना। सुधांशु जी, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो आप परिवारवाद की बात करते हैं, अपने यहाँ परिवारवाद की बात आप नहीं करते हैं, आपके यहाँ कोई नेता आ जाता है साहब तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ये बात उनका निहायत हास्यास्पद तर्क है। जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। पूंजी तो सबको चाहिए ना जी, आप कोई काम कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, आप तनख्वाह पा रहे हैं, आपको भी पैसा चाहिए, आपके साथ जो टीम वाले हो रहे हैं, सबके पास थोड़ी बहुत पूंजी है। पूंजी जीवन यापन के लिए आवश्यक है, तो हर व्यक्ति पूंजी प्रयोग कर रहा है। पूंजीवाद ये है कि सारी पूंजी मेरे पास हो, तो आप लॉयंस शेयर मेरे पास हो। जैसे जो हमारे उदाहरण देते हैं, तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि मेरी पार्टी का नेतृत्व मेरे ही पास रहेगा। उदाहरण के लिए आज हम 2024 में बैठे हैं, मैं 2000 से लेके, यानी जब से 21वीं सदी शुरू हुई और 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों के नाम गिनाऊं तो जेना कृष्णमूर्ति जी से, उसके बाद वेंकैया नायडू जी, तो लाल कृष्ण अडवाणी जी, फिर राजनाथ सिंह जी, मतलब उसमें कोई फिर परिवारवाद नहीं गडकरी था। जी, फिर पुनः राजनाथ सिंह जी, फिर अमित शाह जी और फिर नड्डा जी। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है अमृतकाल। आप में से कोई बता सकता 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई नहीं बता सकता। पर इन सारी पार्टियों में निश्चित रूप से कहा जा सकता, अगर ये पार्टियां रहीं 2047 तक, तो अध्यक्ष यही रहेगा। यह है पूंजीवाद। जैसे आप एक चैनल में काम कर रहे हैं जी, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति मीडिया में नहीं आ सकता या आपका चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता। पर परिवारवाद यह है कि आप कहें कि इस शो को मेरे बाद मेरे ही परिवार का कोई व्यक्ति करेगा, यह परिवारवाद है। तो आप इसका विरोध करते हैं। हाँ, तो उनके यहां परिवारवाद है, हमारे यहां परिवारवाद नहीं है। सर एक चीज़ और, अभी हाल में मैं देख रहा हूँ हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने रहा है, जम्मू कश्मीर में। आज बहुत सारे लोग जो है आपके यहाँ मतलब कांग्रेस से करी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, वो आ रहे हैं। कल बहुत सारे लोगों के टिकट कट गए, आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के आने की बात हो रही। आपको क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हरियाणा चुनाव में सभी पार्टियां कोई ना कोई गठबंधन सहयोगी खोज रही हैं।
अगर कांग्रेस इतनी मजबूत नजर आ रही है तो पिछले चुनाव में 0.48% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए क्यों छटपटा रही है? आपको लगता है कोई भी पार्टी, कोई बसपा से गठबंधन कर रहा है तो कोई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रहा है और कह रहे हैं कि हार भाजपा रही है। बात तर्कसंगत लगती है। ये बिल्कुल साफ है। और या फिर कोई और कारण हो सकता है कि कांग्रेस को लग रहा हो कि कहीं और से कोई फोर्स है जो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ रहना है। अच्छा तो जी। जो 2 जगहों के ऊपर मुझे अपनी ताकत ना बांटनी पड़े। आपको इसके पीछे भी साजिश नजर आती है? नहीं, अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। और जो लोग चुनाव के समय, कई पार्टियों के, हमारे अंदर भी है, कई लोग होते हैं जिनके मन की अपेक्षाएं होती हैं और यदि वो अपेक्षा नहीं पूरी हो तो कई बार तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां पर सभी कार्यकर्ता पूरे मनोभाव के साथ निर्णय होने के बाद पार्टी के साथ रहते हैं। सर एक बात बताइए, राजनीति के अलावा आपको कभी वक्त जब मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? आपको क्या अच्छा लगता है करना? किताब तो पढ़ते ही होंगे आप, पढ़ने में एकांत में बैठना अच्छा लगता है। तो एकांत में बैठ के क्या मंथन करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स के बारे में? नहीं, जो भी थॉट मन में आता है सोचते हैं। कभी कुछ किताब पढ़ लेते हैं तो कभी कुछ इवन अब तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हैं, वरना आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले जिस दौर में कभी मिलते भी थे, जी जी। तो लोग टीवी पर जब बैठते हैं खाली समय में तो क्या देखना पसंद करते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी रुचि है, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ। नॉर्मल आदमी रिलैक्स होता है तो कहता लाओ भाई मूवी देख लो। तो इधर हाल में कौन सी म्यूजिक मूवी तो हम लोग क्या करते थे, हम देखते थे नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी साइंस, हिस्ट्री चैनल, ये सब चीज़ें देख के हमको ज़्यादा मतलब मेरा मनोरंजन इन चीज़ों को देख के मेरा कहने का मतलब क्रिकेट के भी आप बहुत बड़े विद्वान हैं। क्रिकेट का भी क्रिकेट का वो एक दौर था जब क्रिकेट में बचपन में इंटरेस्ट था। अब समय नहीं है। कभी खाना वाना बनाने का मन करता है, आता है कुछ बनाने आपको? फिर बच्चों के साथ खेलने के लिए समय मिल जाता है? परिवार को थोड़ा बहुत समय दे पाते हैं? बहुत कम। मतलब आपसे मिलने वाले तो बहुत सारे लोग मुझे रास्ते में चलते हुए मिल जाते हैं कि भाई सुधांशु जी से मिलना है, सुधांशु जी की बातों को सुनना है। आपने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया है, राजनीति में एक मुकाम तक आप पहुंच गए। अब क्या लगता है आपको, क्या मन में इच्छा है कि अब क्या बचा है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि आपको अपनी इच्छा पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप तो ज्योतिषी भी हैं ना? वो हर इच्छा पे भरोसा करना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप ज्योतिषी भी हैं ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक मैं विषय और कह दूं, आप जब ये ज्योतिष की बात कहते हैं, हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं वेदों के। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ये ज्योतिष भविष्य जानने के लिए नहीं था। इसको आप पहले बहुत बड़ी बात ही समझ लीजिए। ये क्या था? ये आध्यात्म और विज्ञान के बीच की विद्या है। आप कहेंगे कैसे? किसी भी चीज का आप वैज्ञानिक कब कहते हैं? जब आप इसको सीधे देख सकें। विच कैन बी ऑब्जर्व, सेकेंड विच कैन बी डिस्क्रीटली डिटरमाइंड, विच कैन बी न्यूमेरिकली क्वांटिफाइड एंड विच कैन बी मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड। तो ग्रह देखे जा सकते हैं, उनको डिटरमाइन किया जा सकता है, उनके मोशन को डिटरमाइन किया जा सकता है और उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक? तो सारे जो पैरामीटर्स हैं कि कौन सी चीज़ साइंटिफिक हो सकती है, वो इस पे लागू होती है। अब आध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपको ये लगे कि सब कुछ मैं नहीं, कोई परम सत्ता है जो तय करती है। तो ये इस मोशन के कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आता है वो ये बताता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, कोई परमार्थिक सत्ता है नियंत्रण करती। तो वहां से आपके मन में आध्यात्म की शुरुआत होती है। यानी अगर आपको कभी अहंकार को समाप्त करना है तो ये विद्या उसकी पहली चरण है। क्योंकि अहंकार आदमी, अरे मैंने ये कर दिया, आपने नहीं किया, देश काल परिस्थिति ने किया, या तो आपके ग्रह ऐसे थे अथवा गोचर ऐसा था। मींस आइदर यू वर हैविंग द बेसिक प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ और द ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स विच वर फेवरेबल यू। तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है कि मैंने नहीं किया। तो ये बेसिकली आध्यात्म के फर्स्ट स्टेप के लिए इसको 6 वेदांग में से एक बनाया गया। वो आजकल उसका उपयोग सिर्फ ये होता है मुझे फ्यूचर बता दो, उसका सांसारिक उपयोग है, जबकि ये परमार्थिक स्तर की बात है। तो मतलब आप तो इसको समझते हैं ना, यही मैंने पूछा। ये मैंने कहा ना, ये वर्ल्डली और डिवाइन के बीच का इंटरफेस है। मतलब इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए एक अलग प्रकार की वो बात चाहिए। और बल्कि मैं एक और बात कह दूं, लोगों को किसी को अटपटी लगे तो ये बताइए, इस धरती पे कितने % पानी है? 70%। जी।
और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? ऑलमोस्ट सेम, 70% पानी है और 30% सॉलिड है। और यहां तक भी माना जाता है कि जो सेलाइन वाटर है, ओशियनिक वाटर, उसमें जितना सेलाइन है उसी के इक्विवेलेंट सेलाइन हमारे ब्लड में है। अब आप बताइए, चंद्रमा का मूवमेंट होता है और समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ये तो साइंस मानती है और कहती चंद्रमा के ही इफेक्ट से आता है। तो समंदर के पानी पे असर पड़ता है जो 70% 30% के रेशियो में है, और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा। डज ऐसा दिस कैसे मान थिंग सकते हैं? साउंड्स लॉजिकल? और ब्रेन में तो 90% पानी है, तो दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल। आप ये कहिए ईमानदारी से, इसमें अड़िए नहीं, इसमें अहंकार मत रखिए। आप कहिए हमें अभी उसको मेजर करना नहीं आता है। चलिए सुधांशु जी, मैं समझता हूँ, इंतजार करूंगा। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी, अभी इस बार जो रिजल्ट्स आए, आप लोगों को गठबंधन करना पड़ा, बहुत सारे ढेर सारी बातें हो रही थी, प्रधानमंत्री जी का भविष्य कैसा है? आपको क्या, किस तरह से देखते हैं आप उनको? मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता जी। हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश होके आए। जी जी। आपने देखा कि पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने घर में उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया, और वो व्हाइट हाउस में स्टेट गेस्ट का डिनर ले चुके हैं। आप बताइए, दुनिया में इस समय कोई ऐसा है जो दोनों चीजें एक साथ हों? अब आप आइए, वो जेलेंस्की से भी मिले, गले मिले, और पुतिन से भी। आज बताइए, दुनिया में ना अमेरिकन प्रेसिडेंट और ना चाइनीज प्रेसिडेंट, दोनों में से किसी की वो क्षमता नहीं है कि दोनों उसकी बात को समान रूप से सुने। अब आप कहेंगे चलो ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है। बहुत सारी ऑप्टिक्स जो थी उस जमाने में, मतलब नेहरू जी के जमाने से भी चलती चली आ रही हैं। डिलीवरी क्या है? तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। रशिया ने के पास दुनिया का सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है S-400। रशिया ने पहला देश जिसको दिया है S-400 वो भारत है। अब आप आइए, अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन दिया है भारत को, समझौता किया है। नेटो कंट्री के बाहर अगर किसी एक देश को प्रीडेटर ड्रोन दिया है तो भारत को। यह है टेंजिबल डिलीवरी, और वो है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी इस समय विश्व में, और अभी रिसेंटली एक बयान भी आया है, वो क्या होगा हम नहीं कह सकते, जो मीडिया में खबर है कि रूस की तरफ से ये बात आई है कि चाइना, ब्राज़ील या इंडिया में से कोई मध्यस्थता करे तो वो साथ आ सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कालखंड में आंतरिक और बाह्य दोनों स्थितियों में भारत ने अभूतपूर्व स्थिति प्राप्त की। मैं आंतरिक का एक उदाहरण बस दे देना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी बोला, रिपीट कर दूं। जब हमारी सरकार नहीं थी, चूंकि कई बार जो नई पीढ़ी है ना, उसको 10 साल पहले, 12 साल पहले का भारत याद नहीं है। तो ये बताइए, भारत का कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, देखा था हम लोगों ने। गया, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, लखनऊ भी, ये बेंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई, उत्तर से दक्षिण तक चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा, पार्कों पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे लिखा रहता था कोई चीज छूना नहीं, धमाका हो सकता है। आज वो सीन खत्म हो गया। अब केवल जम्मू कश्मीर के 4-5 जिलों तक वो उसको कन्फाइन कर दिया गया है। इतना बड़ा परिवर्तन भारत की आंतरिक स्थिति में आया। और पहले एक दौर था, बाहर से लोग आते थे, घुस के मार के चले जाते थे। 26/11 आया, घुस के मार के चले गए, और हम कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ चिल्लाते थे जाके। अब हम घुस के मार के चले आते हैं और वो चिल्लाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर आया। और वाह स्थिति में मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से भारत, अब यही आप एक और बात समझिए कि हम रूस के साथ हमारी दोस्ती भी है और हम क्वाड के मेंबर भी हैं। रशिया से S-400 ले रहे हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं। और आप एक और बात देखिए, अभी बहुत चर्चा में है IC-814। जी जी। IC-814 का जो मुख्य मास्टरमाइंड था मौलाना मसूद अजहर, उसको आतंकवादी हमने घोषित करवा लिया यूनाइटेड नेशन से। आई थिंक इट वाज इन अप्रैल और मई 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास की बात। भरपूर प्रयास किया चीन की तरफ से, कुछ नहीं हो पाया। बताइए, कश्मीर का मामला एक दौर में जब आता था, हम लोगों को बचपन में याद है, तो सिर्फ एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। आज हालात इसके ठीक उलट है, ले दे के एक चीन उनके साथ खड़ा होता, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। तो इतना बड़ा परिवर्तन। और मैं अंत में एक और बात कहूं कि देश के हर नागरिक को समझना चाहिए कि इस समय विश्व में बहुत सारी शक्तियां
इस क्षेत्र में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान सर, में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ और अभी बांग्लादेश में क्या हुआ। नेपाल भी सर। नेपाल में जो समस्या है, अगर इस पूरे क्षेत्र में केवल एक मजबूती से, दृढ़ता के साथ एक देश मजबूत है, तो उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प वाली नीति का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए सुधांशु जी, मैं समझता हूँ कि हम लोग की सारी बातें हो गई। तो ये आपने देखा कि दमदार में किस दमदार तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने पूरे देश और दुनिया की बात बताई। थोड़े शर्मीले जरूर हैं, लेकिन बात राजनीतिक बात करने में जो है जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर किसी दमदार व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।